गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण। अभी तक जो हम लोग समीकरण पढ़ चुके थे वो किसमें क्या होता था, या तो एक चर का समीकरण होता था, जैसे यहाँ देखें ये वाला इक्वेशन 1 देखें, पहला समीकरण देखें, ये क्या है, x² + 2y + 8 = 0। ये किसका है, x और y वेरिएबल का समीकरण है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। या इस तरह का इक्वेशन देखें, क्वाड्रेटिक x² + 4x + 7 = 0। ये क्या है, एक चर का समीकरण है। इसी तरह ये दो चर का समीकरण है x। ये थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन तो बता दिया। थर्ड समीकरण देखें, x + sin y = c। इसमें इस समीकरण में क्या है, दो चर है, एक x है और एक y है। और लेकिन ये फोर्थ इक्वेशन जो है हमारी, फोर्थ समीकरण, इसमें क्या है, x और y, x और y, क्या y को हम लोग मान रहे हैं क्या, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने समाकलन पढ़ा है और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पढ़ा, जिसमें y को हम लोग कहते हैं क्या है, आश्रित चर है, और x क्या है, स्वतंत्र चर है। तो ऐसा समीकरण जिसमें आश्रित और स्वतंत्र चर वो तो दोनों हो, साथ में स्वतंत्र चर के सापेक्ष में आश्रित चर का अवकलन भी शामिल हो। समझ रहे हैं, यहाँ स्वतंत्र चर क्या है, स्वतंत्र चर यहाँ पे x है, आश्रित चर क्या है, y है। मतलब y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में, मतलब dy/dx भी शामिल हो, या उसका और ऑर्डर d, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर के साथ साथ स्वतंत्र चर के सापेक्ष में आश्रित चर का अवकलन भी शामिल हो। अब वो अवकलन dy/dx है। इसका हायर ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का जैसे d² उसी तरीके से थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन होना चाहिए। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में बस हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब समान अवकल समीकरण। समान अवकल समीकरण मतलब सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर रहेगा, एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर नहीं रहेंगे। उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ पे dy/dx ही रहेगा, सिर्फ y कहेंगे हम लोग। y किस पे आश्रित है, सिर्फ x पे आश्रित है, x के अलावा और किसी पे आश्रित नहीं है। मतलब एक ही चर पे आश्रित होना चाहिए, एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए। तो उस तरह के समीकरण को, अवकल समीकरण को हम लोग कहेंगे सामान्य अवकलन समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग यहीं तक बाउंडेड हैं, इससे आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इससे आगे पढ़ने के लिए आप लोग को हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, 12th के बाद पढ़ाया जाएगा। तो चलें, अब ये तो हम समझ गए कि अवकल समीकरण क्या होता है। अब अवकल समीकरण दिया हुआ है कोई भी, तो उसका हम लोग ऑर्डर कैसे बता सकते हैं, उसकी कोटि क्या है। अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो अवकल समीकरण की कोटि जानने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, y हमारा क्या है, आश्रित चर है, और x हमारा स्वतंत्र चर है। तो dy/dx क्या होता है, पहली कोटि का अवकलज है, d² dx² दूसरी कोटि का अवकलज है। इसी तरीके से d³ ये क्या है, तीसरी कोटि का अवकलज है। तो जब हम लोग y' से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको y" से कर सकते हैं, इसे y'। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा उतना डैश बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट ही रहती है, उसके बाद हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो चलें, तो ये पहली कोटि का अवकलज है, ये दूसरी कोटि का अवकलज, ये तीसरी कोटि का अवकलज, इसी तरह चौथी, पाँचवीं, छठी चलती रहेगी। तो क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में
जो सबसे बड़ी कोटि इसमें सम्मिलित होगी, सबसे बड़ी कोटि का जो अवकलज सम्मिलित होगा तो उसी की जो कोटि होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की मीन्स अवकलज समीकरण की कोटि होगी। मतलब समझने की कोशिश करें, उस अवकलन समीकरण में जो सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष में आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि ही उस अवकलन समीकरण की कोटि होगी। एग्जाम्पल से समझें, जैसे देखें dy/dx प्लस e के पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे देखो dy/dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डिराइवेटिव है, उसके अलावा तो और कोई नहीं है। इससे ऊपर कोई है? कोई नहीं है। तो मीन्स इस समीकरण का जो ऑर्डर होगा, मीन्स इस समीकरण की जो कोटि होगी वो क्या होगी? इसकी कोटि 1 होगी। इसी तरीके से इसमें चलें बी में चलें d² dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोटि निकालनी है हमें। तो ये देखें, यहाँ सबसे बड़े ऑर्डर का कौन सा डिराइवेटिव मौजूद है? ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। इससे आगे थर्ड ऑर्डर है? नहीं है। तो सबसे बड़ा सबसे उच्चतम वाला कोटि वाला अवकलन कौन सा है? ये। और इसका क्या है, कौन सा है ये? सेकंड ऑर्डर का। तो मीन्स इस समीकरण का क्या होगा? कोटि 2 होगा। इसी तरीके से इसमें चलें सी में dy/dx d के पावर 4 y dx टू द पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी कोटि वाला अवकलज कौन सा है? ये तो नहीं है, ये है। और इसका कोटि क्या है? 4 है। तो इसकी जो कोटि होगी वही इस समीकरण की कोटि होगी। मीन्स इस समीकरण की कोटि क्या होगी? 4 होगी। तो कोटि निकालना आप लोगों को समझ गए। उस पहले देखेंगे समीकरण में सबसे बड़ी कोटि का अवकलज कौन सा है, और जो सबसे बड़ी कोटि का जो अवकलज की जो कोटि होगी वही उस समीकरण की कोटि होगी। ठीक है, अब तो कोटि निकालना सीख गए। चलिए अब अवकल समीकरण का घात किसे कहते हैं ये देखते हैं। अवकल समीकरण का घात देखने के लिए सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या करना होगा? ये देखना होगा कि वो अवकल समीकरण जो दिया है वो y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट 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 मीन्स इसके आगे कोई भी उसका बहुपद समीकरण होना चाहिए। सबसे पहला चीज कंडीशन क्या दी हुई है? y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट 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 आगे तक, मतलब जब भी जाए इन सब का बहुपद समीकरण होना चाहिए। बहुपद समीकरण समझ रहे हैं ना कैसा होता है? किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस ax² a0 a1 प्लस a2x³ डॉट 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 an x टू द पावर n। इस तरह के इक्वेशन को ही कहते हैं ना पॉलिनोमियल इक्वेशन, बहुपद समीकरण। तो ये x का है समीकरण। इसी तरीके से जो समीकरण हो y डैश का हो, y डबल डैश y ट्रिपल डैश का होना चाहिए ही चाहिए। अगर वो बहुपद समीकरण नहीं है तो उसका हम घात नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखें, पहला इक्वेशन देखते हैं। पहले इक्वेशन में d की पावर d³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ d² प्लस dx² का होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। पहले तो इसमें देख लें ऑर्डर, अभी हम लोग पढ़ें कि ऑर्डर निकालना। तो यहाँ सबसे उच्च कोटि का अवकलज कौन सा है? dy/dx तो है नहीं, ये है ना। तो उच्च कोटि का जो अवकलज है वही उसकी क्या होगी? कोटि होगी समीकरण की। तो यहाँ कोटि क्या होगी? 3 होगी। इतना काम हो गया। अब हमें घात निकालना है। तो घात निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो ये देखें, ये समीकरण क्या है? y डैश y डबल डैश और y का ही
क्या है, बहुपद समीकरण है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का, इस अवकलज समीकरण का हम लोग घात निकाल सकते हैं। तो इसका घात क्या होगा, अब घात की डेफिनेशन सुनिए। जो सबसे उच्च कोटि का अवकलज होगा पहले, वही उसकी कोटि होगी। तो ये है, तो ये चेक किया। अब इसका जितना भी पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। मतलब ये कितने की पावर है, पावर इसका एक तरह से देखें तो 1 ही है। तो इसका मतलब इसका घात क्या होगा, 1 होगा। तो पहला स्टेप बहुपद समीकरण देखेंगे। बहुपद समीकरण है तो उसकी कोटि जिससे ज्ञात किए हैं, उस कोटि, इससे ज्ञात हुई है कोटि, कोटि का जो पावर होगा वही उसका घात होगा। तो यहाँ इसका घात 1 होगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे ये देखें, ये समीकरण जो है बहुपद समीकरण है किसका, y डैश का बहुपद समीकरण है। लेकिन ये y का बहुपद समीकरण नहीं है। साइन ऑफ y बहुपद समीकरण हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क, हमें तो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश का चाहिए। तो y डैश का ये समीकरण है बहुपद। तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घात निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोटि देखें। इसकी कोटि क्या है, 1 ही ऑर्डर का डिराइवेटिव है सबसे ज़्यादा, तो इसकी कोटि 1 होगी। अब 1 ऑर्डर का डिराइवेटिव 2 है, तो हमने क्या कहा, 1 ऑर्डर के डिराइवेटिव जो कोटि दी हुई है उच्चतम कोटि, उसका सबसे उच्चतम मान पावर जो होगा वही उसका घात होगा। तो यहाँ इसका 1 है, लेकिन देखो ये dy/dx एक और है, इसका क्या पावर है, 2। तो हमने क्या कहा, जो सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वही हम लोग लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे घात इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, जैसे अब यहाँ पे घात ये पावर 2 है, तो यहाँ घात 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने क्या कहा, उच्चतम कोटि, उच्चतम कोटि के अवकलज का पावर देखेंगे। तो उच्चतम कोटि ये है, ये नहीं है, तो इसका पावर देखेंगे, इसका नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये देखें, dy/dx प्लस साइन dy/dx। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो समीकरण जो था वो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश का था। लेकिन ये समीकरण देखें, ये समीकरण जो है बहुपद समीकरण नहीं है, क्योंकि ये देखें साइन ऑफ y डैश, एक तरह से ये समझें तो y डैश प्लस साइन ऑफ y डैश, तो ये बहुपद समीकरण है। तो इसकी कोटि जो होगी, घात, वो क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। बात समझ में आई, क्योंकि ये समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है, किसका, y डैश का बहुपद समीकरण नहीं आ रहा है। तो ये इसका हम लोग घात परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि जो होगी वो dy/dx है, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। तो इसकी कोटि नहीं, कोटि के लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो अभी हम यहाँ नहीं बता सकते इसकी कोटि, क्योंकि साइन का एक्सपेंशन करेंगे तो dy/dx का नहीं, सॉरी, कोटि क्या होगी, dy/dx ही तो है, बस dy/dx का पावर जा रहा है, बस 1 ही होगी। dy/dx के ऊपर तो कुछ नहीं है, d²y/dx² है ही नहीं, तो मतलब उसकी कोटि 1 होगी। लेकिन घात हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखें, y डबल डैश प्लस y² प्लस e के पावर y डैश, ये e के पावर y डैश, ये तो बहुपद समीकरण नहीं हुआ y डैश का। तो इसलिए ये वाला जो समीकरण है ये बहुपद समीकरण नहीं है, क्योंकि e के पावर y डैश है, और बहुपद समीकरण इस तरह का तो होता नहीं है। तो इसकी कोटि जो होगी, कोटि तो होगी, सबसे बड़ा क्या है, y डैश है, उसके बाद y डबल डैश है, मतलब 2 होगी। लेकिन ये बहुपद समीकरण है नहीं, तो इसका घात भी परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लें, y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y डैश का 4 प्लस y के पावर 5 इजिकल टू 0। यहाँ पे कोटि पूछा है, तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, y डैश तो है नहीं, 1 2
2, तो 2 से ज़्यादा है नहीं, तो समीकरण का जो घात कोटि होगी वो भी 2 होगी। अब घात क्या होगा इसका, क्योंकि ये बहुपद समीकरण है y डैश और y डबल डैश का, तो इसका हम लोग घात निकाल सकते हैं। तो घात क्या करेंगे, जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसका पावर चेक करेंगे। तो यहाँ 2 है, यही 2 है उच्चतम, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3, तो इसका घात क्या होगा 3 होगा। चलिए हम यहाँ तक तो हो गया। तो क्वेश्चन में 1-2 नंबर में पूछ सकता है किसी की कोटि और किसी का घात पर बताएं। तो पहले परिभाषा देख लेंगे और परिभाषा के हिसाब से देख लेंगे घात वहाँ परिभाषित है कि नहीं है, होगी तो निकाल लेंगे, नहीं होगी तो सिर्फ कोटि पे छोड़ देंगे, छोड़ नहीं देंगे मीन्स लिख देंगे घात वहाँ परिभाषित नहीं है। चलें अब देखें ये क्या है, अवकलज समीकरण कोई दिया हुआ है d2y/dx² + y = 0। ओके, अगर हम लोग y की वैल्यू a sin x + b लिखते हैं, तब देखो y डैश की वैल्यू क्या होगी a cos x + b होगी कि नहीं होगी। अब y डबल डैश की वैल्यू करें -a sin x + b, तो एक तरह से देखें y डबल डैश की वैल्यू -y, तो यही चीज़ तो आई y डबल डैश, इसको एक तरह से लिखो तो y डबल डैश + y = 0 है, तो y डबल डैश = -y, मतलब ये वाला इक्वेशन ये जो हमारा है ये कह सकते हैं समीकरण का, इस वाले अवकलज समीकरण का सॉल्यूशन है, कह सकते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू a और b की पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, a की 2 ले रहे हैं, b की π/4 ले रहे हैं, तब y डैश देखिए क्या आएगा 2 cos x + π/4, y डबल डैश क्या आएगा -2 sin x + π/4, मीन्स y डबल डैश की वैल्यू -y। तो ये भी तो उसका सोल्यूशन हुआ, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। तो कोई भी समीकरण का 2 तरह का सोल्यूशन हो सकता है, उसका हल एक होता है व्यापक हल जिसमें 2 कांस्टेंट रहेंगे, जितना उसका वो रहेगा ऑर्डर रहेगा उतने ही कांस्टेंट रहेंगे, 2 ऑर्डर है तो 2 कांस्टेंट रहेंगे। अगर ये जो अचर है कांस्टेंट है, अगर इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दें, जैसे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू π/4, तो वो जो समीकरण का हल होगा वो कैसा हल होगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखी है इसलिए ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब विशिष्ट हल है। और ये क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन जनरल, तो जनरल सोल्यूशन हुआ। तो यही चीज़ समझाने के लिए समझा दिया 2 लाइन में। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत फलन अवकलन समीकरण का हल है। मीन्स हमें ये दिखाना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है अवकल समीकरण उसका ये हल है। तो कांस्टेंट एक सी दिया हुआ है, देखो ये भी ऑर्डर एक है तो एक ही कांस्टेंट सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा जनरल सोल्यूशन है, व्यापक हल है। तो हमें दिखाना है कि ये इसका व्यापक हल है, तो कैसे दिखाएंगे, y = x² + 2x + c। अब क्या करें हम लोग, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन करें, तो क्या आएगा y डैश = 2x + 2, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, मीन्स y डैश -2x - 2 = हल है। तो ये क्या है, हम लोगों ने ये इससे सिद्ध क्या होता है, इससे सिद्ध होता है, इसको पहला दे दें इसको दूसरा दे दें, समीकरण 1 समीकरण 2 का क्या है व्यापक हल है। ये तो सिंपल सा था एक लाइन का समझाने के लिए।
छोटा सा क्वेश्चन लिया था, लेकिन क्वेश्चन दिए हैं बुक में तो क्वेश्चन नहीं हुए ना, चाहे वो सिंपल हो चाहे हार्ड हो। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही करना है, तो पहले लिखते हैं y इज इक्वल टू √1 + x²। यहाँ देखिए कोई कांस्टेंट नहीं दिया है, मतलब ये कैसा विशिष्ट सोल्यूशन हुआ ना, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो अब क्या करें, y डैश हमें दिखाना है, y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश निकालें। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन करें, तो क्या आएगा, y डैश टू द पावर हाफ है तो हाफ 1 + x² - हाफ मल्टीप्लाई बाई d/dx, किसका करना है, 1/x² का। मीन्स y डैश की वैल्यू हाफ, यहाँ गई √ में 1 + x² इंटू 2 टाइम ऑफ x, 2 कैंसिल हो गया, y डैश इज इक्वल टू x √1 + x²। अब हमें क्या चाहिए, 1 + x² का √ हटाना है, क्योंकि आंसर में √ हट रहा है, तो ऊपर नीचे क्या करें, √ से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आंसर हमें जो दिया हुआ है उसी को दिखाना है। तो जहाँ √ नहीं है तो यहाँ √ हटाने के लिए 2 बार ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x √1 + x², नीचे 1 + x² हो गया। अब देखें यहाँ पे y दिखा रहा है, तो एक तरह से ध्यान दें, तो ये 1 + x² का √y तो है, तो यहाँ xy 1 + x² लिख सकते हैं, सिंस √1 + x² की वैल्यू तो y के बराबर ही दी हुई है, तो हमारा सिद्ध होता है, ये इसका हल है। एक लिख दें, तो इसे 2 लिख देंगे, दोबारा क्वेश्चन में लिख देंगे, तो सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, समीकरण 1 समीकरण 2 का व्यापक नहीं चल रहा है, विशिष्ट चल रहा है, नहीं भी लिखेंगे, हल है। स्पेलिंग गलत लिखी है, विशिष्ट हल है। ठीक है, अभी आखिरी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको पूरा 9.1 9.2 पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं 9.1 और 9.2 में, बस हमें डिराइवेटिव समीकरण अवकलन करने आना चाहिए। तो यहाँ देखें, सॉल्यूशन लिखते हैं, xy इज इक्वल टू log y + c, पहला इक्वेशन, और यहाँ लिख देते हैं ताकि आंसर लिखने में आसानी रहे, -xy, ये दूसरा इक्वेशन। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन करें, तो क्या मिलेगा, x का पहले करेंगे तो y, फिर x को उसी तरह रख दें, y को करेंगे तो y डैश। ठीक है, log ऑफ y दिया हुआ है, log ऑफ y का करेंगे तो 1/y, फिर उसके बाद y का करेंगे तो y डैश, c का करेंगे तो 0। ठीक है, अब क्या करें, y डैश को एक तरफ ले आ दें, y + y डैश, एक मिनट, दोनों साइड पहले y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, y² + xy y डैश इज इक्वल टू y डैश। अब क्या करें, y डैश को एक तरफ लाएं तो y डैश कॉमन, तो 1 - xy इज इक्वल टू y²।
वाई स्क्वायर इधर रख दिया और इसको इधर किया, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या कह सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि समीकरण एक समीकरण दो का व्यापक हल है। ठीक है, इस तरीके से आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, इसलिए हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कराए हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये मोर देन एनफ है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।